अरे आग लगे, ये भी कोई जिंदगी है। सुबह से चिल्लम चिल्ली पुकार सुन के मैं तो तंग आ गई हूँ। अरे वो भी क्या दिन थे जब मैं गांव में रहा करती थी। पहले बड़ी सुखी थी मैं। पहले मेरी जिंदगी क्या थी और अब क्या हो गई है। शहर में तो लोग भेड़ बकरी की तरह जीते हैं। जीने का असली मजा तो गांव में है। क्यों, क्या हुआ माँ जी? आज गांव की बहुत याद आ रही है आपको? अरे हाँ बहू, शहर का जीना भी कोई जीना है। लोगों की आधी जिंदगी तो सड़कों के ट्रैफिक में निकल जाती है और यहाँ रखा ही क्या है। एक बात कहूँ, दिल्ली शहर अब पहले जैसा नहीं रहा। क्या माँ, जब देखो गांव के गुणगान गाती रहती हो। ठीक है, इस बार ना बच्चों के कॉलेज की छुट्टियों में हम सब गांव चलेंगे, ठीक है? हाँ, ये ठीक है। फिर कुछ दिनों के बाद सारा परिवार अपने गांव चला जाता है। अरे वाह, कितनी ताजी और साफ हवा है, कितनी शांति है यहाँ। चल बहू, अब बढ़िया सा खाना बना दे, मजे से आंगन में बैठ के खाएंगे। सुशीला गांव का माहौल देख बड़ी खुश होती है। 2 दिन के बाद गांव की कुछ औरतें सुशीला के घर आती हैं। बड़े दिनों के बाद गांव आई है सुशीला। हमें तो लगा कि तू शहर जाके गांव को भूल गई। और बतिया, तेरी बहू कैसी है? जरा मिलवा तो उससे। अरे मेरी बहू तो लाखों में एक है। बड़ी किस्मत वाली हूँ मैं जो मुझे जानकी जैसी बहू मिली है। हमेशा मेरी सेवा में लगी रहती है और आज तक कभी पलटकर जवाब नहीं दिया उसने। सुशीला की बातें सुनकर सभी औरतें हंसने लगती है। अरे कुछ भी बोले जा रही है। तबीयत तो ठीक है? तेरी बहू चांद से आई है क्या? क्यों बहनों, दुनिया की कोई भी बहू अच्छी होती है क्या? सब औरतें ममता की हाँ में हाँ मिलाती हैं। अरे मैं तो कहती हूँ दुनिया की हर बहू सास का खून चूसने वाली डायन होती है, डायन। मैं तो एक बिल में 1000 सांप के साथ रह सकती हूँ, लेकिन अपनी बहू के साथ नहीं रह सकती। हाँ, तूने सही कहा। मेरी बहू तो तेरी बहू से भी 2 कदम आगे है। सब औरतों की बातें सुनकर ममता मन ही मन बड़बड़ाती है। अरे ये गांव सुधर गया, लेकिन औरतें नहीं सुधरी। अगर थोड़ी देर और इनकी बेवकूफी भरी बातें सुनूंगी तो मैं सच में पागल हो जाऊंगी। फिर सुशीला उन औरतों को घर से दफा कर देती है और राहत की सांस लेती है। अरे बहू, जरा बाम लाके मेरे सर पर तो लगा दे। उन औरतों की फालतू बातें सुनकर मेरा सर चकरा गया है। इस गांव की औरतों का तो भगवान ही मालिक है। फिर अगले दिन सुशीला की सास उससे कहती है, अरे बहू, तू यहाँ क्या आराम फरमाने आई है? आखिर ये तेरा ससुराल है। चल चल, घर के कामों में हाथ बटा। शहर में कुछ काम धाम तो करती नहीं है। जरा अपने आप को तो देख, कितनी मोटी हो गई है। सारा दिन घर का काम करने के बाद शाम को सुशीला, हाय मेरी कमर, हाय मेरे पैरों ने तो जवाब दे दिया। आज तो मुझसे मक्खी भी न मारी जाएगी। अरे बहू, जरा आकर मेरे हाथ पैर तो दबा दे। जी माँ जी, अभी आती हूँ। तभी सुशीला की सास जानकी को रोकते हुए कहती है, अरे रुक जा बहू, एक दिन काम करके इसको इसकी नानी याद आ गई। हम लोग तो रोज इतना काम करते हैं, कोई जरूरत नहीं इसके हाथ पैर दबाने की। सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। सुशीला अपनी सास की बातें सुनकर हैरान रह जाती है। इस तरह धीरे धीरे गांव आने के बाद सुशीला की परेशानी शुरू हो जाती है। फिर एक दिन,
अरे आज तो मैं कपिल शर्मा देखूंगी क्योंकि आज संडे है। सुशीला जैसे ही टीवी ऑन करती है तभी बिजली कट जाती है। अरे सत्यानाश, इस बिजली को भी अभी जाना था। इतने दिनों से मैं टीवी सीरियल देख नहीं पाई। हमारा देश इतनी तरक्की कर रहा है, अरे पता नहीं ये गांव कब सुधरेगा। अरे अब तो 2 दिनों के लिए बिजली को भूल जा, ये तो यहाँ रोज की बात है। अब इस अंधेरे में रहने की आदत डाल ले। हाँ। हे भगवान, अब क्या होगा? ऊपर से इन मच्छरों ने जीना हराम कर रखा है। दूसरी तरफ घर के काम कर करके और बिना किसी सुविधा के सुशीला तंग आ जाती है और उसे शहरी जीवन याद आने लगता है। क्यों माँ, मजा आ रहा है ना? अरे आपने ऐसी सूरत क्यों बना रखी है? मुस्कुराइए, अब हम गांव में हैं। मोहन के साथ जानकी भी अपनी सास की खिंचाई करती है। हाँ हाँ माँ जी, आप ही तो यहाँ की बड़ी तारीफ कर रही थी। फिर अभी तो कुछ ही दिन बीते हैं, वैसे भी अब तो आप यहीं रहने वाली है ना? अरे नहीं नहीं बहू, मैं एक दिन और यहाँ रुकी तो मर जाऊंगी। मुझे शहर ले चलो। क्या दिन थे, कितनी सुखी थी मैं वहां। ठीक है माँ, हम कल ही वापस शहर चले जाएंगे। इस तरह सुशीला शहर आ जाती है और फिर कभी दोबारा गांव जाने की जिद नहीं करती। देव का परिवार बहुत ही गरीब था, लेकिन इस गरीबी में भी वो अपने बेटे को पढ़ने के लिए शहर भेज रहे थे। एक दिन मधु देव से कहती है, ए जी, हम लोगों ने मोहित को बाहर तो भेज दिया है, लेकिन मुझे डर है कि वो किसी शहर वाली से शादी न कर ले। ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरा बेटा है, किसी लड़की के पीछे पागल नहीं होगा। उसे कमाना है ताकि वो हमारी गरीबी को दूर कर सके। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे प्रेशर आ रहा है। अरे तुम पागल तो नहीं हो गई हो? इस समय तुम कहाँ जाओगी? मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। काश हमारे घर में भी बाथरूम होता तो मुझे इस तरह से सोचना या झेलना नहीं पड़ता। मधु पेट पर हाथ रखकर हाथों में लोटा लेकर खेत चली जाती है और झाड़ियों में घुस जाती है और कहती है, अंदर चली जाती हूँ वरना उजाले में कोई देख ना ले। हे भगवान, आज इज्जत बचा लेना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मधु शौच करके अपने घर चली जाती है। इधर गांव में सभी लोगों का यही हाल रहता है। गांव के किसी भी घर में टॉयलेट नहीं था, चाहे वो गरीब हो या अमीर। दिन इसी तरह बीतने लगते हैं और एक रोज देव को एक चिट्ठी आती है जिसमें लिखा होता है, आपका बेटा बहुत बड़ा वकील बन गया है। चिट्ठी पढ़कर देव पागल हो जाता है और मधु से कहता है, ओ मधु, सुनती हो? मधु के ना सुनने पर देव बड़े ही प्यार से फिर कहता है, अरे मेरी गुलाबो, मेरी फुलझड़ी, मेरी गुलाब जामुन। अरे क्या हुआ जी, आज चढ़ा लिए हो क्या? इतना मिश्री निकल रहा है तुम्हारे मुंह से। हाँ, आज मैं बड़ा ही खुश हूँ। हमारा बेटा बहुत बड़ा वकील बन गया है। अब मेरे सारे कर्जे उतर जाएंगे, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी और तो और गांव में हमारी इज्जत भी बन जाएगी। देख लेना, सरपंच अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आएगा मेरे पास और फिर मैं आकर दिखाऊंगा। अरे दिन में पगलाई गए हो का? अरे ये लो, तुम भी पढ़ लो, चिट्ठी आई है शहर से। मधु को पढ़ना नहीं आता था, लेकिन चिट्ठी देखकर उसे देव की बातों पर यकीन हो जाता है और वो खुशी से रसोई में मिठाइयाँ बनाने लग जाती है। और देव पूरे गांव में मोहित के वकील बनने का ढिंढोरा पीट देता है। उधर मोहित शहर में लड़की से शादी कर लेता है। कुछ दिनों बाद मोहित सुरभि को लेकर गांव चला आता है। सुरभि को देखकर देव और मधु के अरमानों पर पानी फिर जाता है। बाबा, माँ, ये सुरभि है, आपकी बहू। आओ बहू, अंदर आओ। देव का दिमाग गर्म हो जाता है और वो मोहित को बहुत कुछ सुना देता है। मोहित जितने पैसे कमा कर लाता है वो सब वो कर्जदारों को दे देता है। इधर सुरभि को आते ही बाथरूम का प्रेशर हो जाता है और वो तुरंत मोहित को कॉल करके बुलाती है। मोहित, मुझे बहुत तेज प्रेशर आ रहा है, मुझे जाना है। मैं इतने देर से देख रही हूँ, लेकिन
यहाँ कहीं भी कोई टॉयलेट ही नजर नहीं आ रहा है। यार मैं तुम्हें बताना ही भूल गया, वो यहाँ टॉयलेट नहीं है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अब मैं क्या करूँ? मुझे अभी जाना है। चलो जंगल में जाना होगा, झाड़ियों के बीच तुम आराम से कर लेना। खुले में मेरे से नहीं होगा। कहाँ फंस गई मैं? नहीं होगा तो फिर यहीं बैठी रहो, गांव की सभी औरतें यही करती हैं। पैर पटक कर सुरभि कहती है, चलो अब चलना ही होगा, मैं नहीं रह सकती ऐसे। मोहित हाथ में लोटा लेकर सुरभि को लेकर जंगल की ओर चला जाता है। जंगल पहुंचकर मोहित कहता है, जाओ चली जाओ। छी यार, यहाँ पर कितना गंदा है। कोई जानवर ना आ जाए यहाँ। कोई नहीं आने वाला, तुम जाओ। सुरभि चली जाती है और अपनी साड़ी उठाकर बैठ जाती है। जैसे ही वो वहाँ पर शौच करने के लिए बैठती है, उसके पैरों को एक छिपकली छू जाती है और वो चीखती हुई खड़ी होकर रोने लग जाती है। मुझे पता होता तुम मुझे इस तरह गांव ले आओगे तो मैं कभी तुमसे शादी नहीं करती। मुझे कुछ नहीं पता, तुम अभी मुझे या तो यहाँ से लेकर जाओगे या इस घर में ही टॉयलेट बनवाओगे। अभी पहले घर चल लो, उसके बाद देखता हूँ कि क्या करना है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे इस घर में टॉयलेट चाहिए, वरना मैं खाना पीना सब छोड़ दूंगी। गजब करती हो तुम यार। अभी मेरे पास जहर खाने के पैसे नहीं है, सारे पैसे मैंने कर्ज उतारने में दे दिए हैं और इतने दिनों के बाद घर आया हूँ, इस तरह से वापस नहीं जा सकता हूँ। ऊपर से बिना बताए शादी करने के कारण बाबा ऐसे ही मुझसे दुखी हैं। इस गांव में किसी के घर में टॉयलेट नहीं है तो बाबा कभी इस घर में टॉयलेट बनने नहीं देंगे। ये सब तुम मुझे मत समझाओ। तुम चाहते हो मैं गरीब की तरह रहूं? ठीक है, मैं रह लूंगी, लेकिन तुम किसी भी तरह टॉयलेट का जुगाड़ करोगे। मोहित के दिमाग में यही सब कुछ चलने लग जाता है कि वो अब क्या करे। फिर अपने दिमाग को शांत करने के लिए वो YouTube देखता है। उसमें वो देखता है कि एक आदमी लिफ्ट को टॉयलेट बनाकर इस्तेमाल कर रहा है। ये अच्छा आइडिया है, हम गरीबों के लिए लिफ्ट शौचालय सही रहेगा। अब मुझे किसी भी तरह एक इस्तेमाल लिफ्ट का जुगाड़ करना पड़ेगा जिसमें पैसे भी नहीं लगेंगे और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। अगले दिन मोहित सुबह उठने के साथ गांव के चक्कर लगाने लग जाता है और सबसे पता करता है कि यहाँ कोई ऐसी बिल्डिंग है या नहीं जिसमें लिफ्ट लगी हो। लेकिन मोहित को गांव में ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं मिलती। दूर दूर तक लिफ्ट का नामो निशान नहीं है, क्या करूं यार? अगर कुछ नहीं किया तो सुरभि मुझे खा जाएगी। फिर मोहित की नजर गांव के बाहर खड़े एक ट्रक पर पड़ती है जिसमें वो देखता है कि एक टूटी हुई लिफ्ट पड़ी है। मेरा काम बन गया। ओ ट्रक वाले भैया, ये क्या है? क्या मुझे ये दे सकते हो आप? हाँ ले लो, ऐसे भी है, मेरे लिए कचरा ही है, मुझे तो फेंकना ही है। मोहित लिफ्ट को लेकर अपने घर चला जाता है और उसे अपने छत पर खड़ा कर देता है और चुपचाप लिफ्ट के अंदर एक कमोड लगा देता है। अपने घर पर लिफ्ट देखकर देव कहता है, ये क्या उठा ले आए तुम? बाबा ये लिफ्ट है, मैं सोच रहा हूँ कि इस घर में लिफ्ट लगवा दूं ताकि आपको और माँ को कोई परेशानी ना हो। अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, जब मैं दोबारा पैसे कमा कर आऊंगा तब लगवा दूंगा। आज मुझे मेरे बेटे पर गर्व हो रहा है। इधर मोहित सुरभि की आंखों में पट्टी बांधकर छत पर ले आता है और उसे लिफ्ट के पास ले जाकर उसकी पट्टी खोल देता है। ये क्या मोहित, जिस घर में शौचालय ना हो उस घर में ये लिफ्ट क्या करेगा? अरे पगली, पहले इसे खोल कर तो देखो। सुरभि गेट खोलती है और उसमें कमोड देखकर मोहित के गले लग जाती है। थैंक यू मोहित, अब मुझे इन लोगों के साथ सुबह सुबह जंगल नहीं जाना पड़ेगा। अब सुरभि को जब मन करता है वो शौच चली जाती है बिना किसी डर के। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और एक दिन मधु छत पर जाती है और उसे बहुत बदबू आने लग जाती है। पता नहीं इस लिफ्ट में से इतनी बदबू क्यों आ रही है। मधु लिफ्ट खोलती है तो देखती है उसमें कमोड लगा है। मधु के होश उड़ जाते हैं और वो आवाज लगाकर पूरे घर को इकट्ठा कर लेती है। सभी छत पर आ जाते हैं। ये क्या है? अरे घर में शौच बना रखा है तुम लोगों ने। अरे इतनी बदबू आ रही है इसमें से। मोहित, हम इतनी गरीबी में रह रहे हैं लेकिन कभी ऐसा काम नहीं किया कि इस घर में शौच बने। अच्छा तो तुमने ये सब के लिए ही लिफ्ट लाया था। बची कुछ इज्जत भी दे दो तुम हमारी। माँ, शौच आज की जरूरत है, आपको अपनी सोच बदलनी होगी। सुरभि, तुम्हें समझ नहीं है कि अगर तुम्हें घर पर ही सारी सुविधा मिले तो तुम उसका गलत फायदा ना उठाओ। पानी तो तुम्हें मारना चाहिए ना। मधु झुंझलाकर वहाँ से चली जाती है और वो फिसलकर गिर जाती है।
मोहित और देव उसे उठाकर कमरे में ले जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि मधु के पैरों में मोच आ गई है। माँ, इस मोच के साथ तुम बाहर शौच कैसे जाओगी? हाँ, मैं तो चल ही नहीं सकती हूँ। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं होगा माँ जी, आपको हमारे पास लिफ्ट शौचालय जो है वहाँ जाना होगा। आप आराम से उसमें शौच कर सकती हैं। मोहित अगले दिन लिफ्ट शौचालय को छत से घर में ले आता है और अब सब उसी शौच का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। मोहित के घर में लिफ्ट शौचालय देखकर गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में लिफ्ट शौचालय लगवाना शुरू कर देते हैं और इसी तरह खराब लिफ्ट का इस्तेमाल सही काम में होने लग जाता है। एक बार की बात है, बेलापुर गांव में अकरम नाम के आदमी की चारे की दुकान थी, जहां गांव के सभी लोग अपने जानवरों के लिए चारा लेने आया करते थे। अकरम बहुत ही मेहनती और एक ईमानदार आदमी था। फिर एक दिन सलीम उसकी दुकान पर आया, जो गांव का ही एक बड़ा जमींदार था। अस्सलाम वालेकुम अकरम, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम सलीम भाई, सब अल्लाह की मेहरबानी है। अब बताइए कैसे आना हुआ? भैंसों के लिए चारा चाहिए, तो बस वही लेने आया हूँ। जी अच्छा, बस अभी तोल देता हूँ। आज ना हर बार से थोड़ा ज्यादा ही करना। वो क्या है कि मैंने एक नई बकरी खरीद ली है। वाह, फिर तो मुबारक हो सलीम भाई। इतना कहकर अकरम चारा तोलने लगता है। सलीम के पास जमीन होने के साथ साथ कई जानवर भी थे, जिनमें कई गाय, भैंसे और अब एक बकरी भी थी। जानवरों की देखभाल के लिए नौकर भी थे, लेकिन सलीम उन सभी जानवरों के दूध से होने वाले मुनाफे और उन पर होने वाले खर्च का पूरा हिसाब किताब खुद ही रखता था। सलीम ने अकरम की दुकान से चारा खरीदा और फिर उसके एक नौकर ने चारा उठा लिया। फिर सलीम के वहाँ से जाने के बाद अकरम भी दुकान बंद करके अपने घर पहुँचा। अरे सुनती हो बेगम, कहाँ गई? जी आई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और बताओ कैसा रहा आज का दिन? जी मेरे दिन में क्या खास होना है, जैसा रोज होता है वैसा ही था। आप अपना बताइए। बेहतर था, काम काफी था, पर आज सारा चारा खत्म हो गया। तो इसका मतलब आज आप मुनिया के लिए कुछ नहीं लाए? नहीं, आज मैं तुम्हारी मुनिया के लिए कुछ नहीं ला पाया, क्योंकि सलीम भाई ने एक और नई बकरी खरीद ली, तो वही ले गए बचा हुआ सारा चारा। अकरम की बात सुनकर उसकी बीवी नाजिया कुछ उदास हो जाती है। असल में अकरम और नाजिया की कोई औलाद नहीं थी। नाजिया अपने पड़ोसी के बकरे और बकरियों को खूब लाड़ करती थी। उसी पड़ोसी के पास एक बकरी थी मुनिया, जिसे नाजिया हर रोज अपनी तरफ से बड़े ही प्यार से चारा खिलाया करती थी। मुनिया से नाजिया को बड़ा लगाव था। अकरम की माली हालत ऐसी नहीं थी कि वो एक जानवर का पूरा खर्च उठा सके, इसीलिए नाजिया खुद का एक जानवर नहीं पाल सकती थी। ऐसे में मुनिया ही थी जिस पर नाजिया अपनी सारी ममता लुटा रही थी। नाजिया, परेशान मत हो, अल्लाह ने चाहा तो एक दिन हमारे घर भी खुशियाँ आएंगी। मुझे झूठी दिलासा मत दीजिए, ये सच है कि हमें कभी कोई औलाद नहीं हो सकी। मेरा दिल बहलाने के लिए घर में कोई जानवर भी नहीं है, तो मुनिया ही तो है जो मेरा दिल लगा कर रखती है, लेकिन अब उसके लिए चारा नहीं है मेरे पास। आप ही बताइए, अब क्या मुंह लेकर जाऊं मैं उसके पास? मैं समझ सकता हूँ नाजू, मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं जल्दी ही तुम्हारे लिए एक जानवर का इंतजाम कर दूंगा। बस तुम ये बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए? घोड़ा, हाथी, ऊंट, कुत्ता या शेर ही ले आऊं क्या? आप तो बस मुनिया जैसी एक बकरी ले आओ, वही बहुत है मेरे लिए। अकरम ने नाजिया से वादा तो कर दिया, पर इस वादे को पूरा कर पाना फिलहाल उसके बस में नहीं था। ऐसे ही कई दिन गुजर गए। फिर एक दिन सलीम अकरम की दुकान में फिर से आया। इस बार वो कुछ गुस्से में लग रहा था और परेशान भी। ये देखकर अकरम ने उससे कहा, भाईजान क्या बात है, आज मिजाज कुछ ठीक नहीं लग रहा? बस क्या बताऊं अकरम, बड़ा घाटे का सौदा कर लिया, जिस पर पछता रहा हूँ अब। मैंने जो नई बकरी खरीदी थी ना, वो कमबख्त किसी काम की नहीं। दुनिया भर का चारा खा जाती है, ऊपर से दूध भी नहीं देती, और तो और खसमानू खानी मेरे सारे नौकरों को मार मार कर लहू लुहान कर देती है। सो अलग, मैं तो परेशान हो गया हूँ उससे। अरे भाईजान, फिर तो आप भी बच कर ही रहना, बड़ी शैतान मालूम होती है ये बकरी। तुम्हें हंसी आ रही है? वहाँ मेरे नौकरों का बुरा हाल है, सारा दिन उसके पीछे पीछे दौड़ते ही रहते हैं, बेचारे कहीं के। तो आप लोग उसे बांध कर क्यों नहीं रखते? असली आफत तो उसे बांधने में ही है, रस्सियां चबा जाती है और बस 2 दिन लगते हैं उसे रस्सी तोड़ने में और भागने में। सलीम की बात सुनकर अकरम और भी हंसने लगता है। ये देखकर सलीम को गुस्सा आ जाता है। वो अकरम के हाथों से घास की गड्डी को लेकर जमीन पर फेंक देता है। ये देखकर अकरम शांत हो जाता है और सलीम से कहता है, भाईजान माफ करना, आप परेशान मत होइए, बताइए अगर मैं कुछ मदद कर सकूं तो। हाँ वही तो मुसीबत है, छोड़ो फिर। ऐसा करता हूँ, नौकरों से बोल के उसे जंगल में ही छुड़वा देता हूँ, फिर वो जाने और उसका काम जाने। रुकिए रुकिए भाईजान, ऐसा कीजिए, मुझे ही दे दीजिए वो बकरी, मेरी बीवी उसे पाल लेगी। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है फिर,
मैं आज ही उसे तुम्हारे पास छुड़वा देता हूँ। अच्छा भाईजान, पैसे कितने देने होंगे आपको? अरे तुम मेरी मुसीबत अपने सिर ले रहे हो और इस बात के मैं तुमसे पैसे लूं? ना भाई ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे। सलीम की वो शैतान बकरी इस तरह अकरम के घर आ जाती है। नाजिया उस बकरी को देखकर बहुत खुश होती है। अकरम उस बकरी के बारे में नाजिया को सब कुछ बता देता है। अच्छे से सोच लो नाजिया, इस बकरी ने सलीम मियाँ के सारे नौकरों की नाक में दम कर दिया था। अगर फिर भी तुम इसे रखना चाहती हो तो ठीक है, वरना मैं इसे जंगल छोड़ाऊंगा। नहीं, मैं इसका ख्याल रखूंगी। सलीम मियाँ के सारे नौकर जरूर आलसी होंगे, एक नंबर के। देखिए ना कितनी प्यारी है, बेचारी दूध नहीं दे सकती, इसलिए सलीम मियाँ को इससे छुटकारा चाहिए। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ, ये मेरे साथ ही रहेगी अब से। और इसका नाम होगा धनिया। और हाँ, आपका इसके लिए कभी चारा कम नहीं पड़ना चाहिए, इस बात का आपको ख्याल रखना होगा, ठीक है? अकरम नाजिया की बात पर मुस्कुरा दिया। नाजिया खुश थी और वो धनिया भी, क्योंकि सलीम के यहाँ तो हर रोज उसकी शैतानियों के लिए उसे मार खानी पड़ती थी, लेकिन नाजिया उसे बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पाल रही थी। धनिया ने नाजिया को भी बहुत परेशान किया, लेकिन फिर भी उसने कभी भी बकरी को ना तो बांधा और ना ही बुरा भला कहा। धीरे धीरे धनिया भी सुधरने लगी और नाजिया की बात मानने लगी। फिर एक दिन, सुनते हो जी, यहाँ आओ, जरा देखिए धनिया को क्या हुआ। आज सुबह से ही चिल्ला रही है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम परेशान मत हो, सारा दिन इधर उधर फिरती रहती है, कहीं कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा इसने। पता नहीं जी, लेकिन मैं देख रही हूँ आजकल ये बड़ी शांत सी रहने लगी है। मैं तो कहती हूँ आप जाकर डॉक्टर को बुला लाओ। पर नाजिया, डॉक्टर आएगा तो पैसे भी लेगा ना, और फिर फालतू में दवाइयों का भी खर्च होगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर आपका अपना बच्चा ऐसी हालत में होता तब भी क्या आप ऐसा ही सोचते? नाजिया के तेवर देखकर अकरम समझ गया कि उसे डॉक्टर को बुलाकर लाना ही होगा, और वो कुछ ही देर में डॉक्टर को घर ले आया। डॉक्टर ने धनिया की जांच की और फिर बताया, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, आपकी बकरी माँ बनने वाली है। बच्चे 2 हैं तो इसलिए इसे परेशानी हो रही है। डॉक्टर की बात सुनकर नाजिया और अकरम बहुत खुश हुए। इसके बाद से नाजिया धनिया का पहले से भी ज्यादा ख्याल रखने लगी और जल्दी ही धनिया ने 2 तंदुरुस्त बकरों को जन्म दिया। हालांकि धनिया के साथ साथ उन 2 बकरों का खर्च अकरम नहीं उठा सकता था, इसीलिए उसने उन दोनों बकरों को बेचने का फैसला किया। ये बड़े कमाल की बात थी कि वो दोनों बकरे बड़े ही महंगे दाम पर बिके, क्योंकि उनकी सेहत और किस्म दोनों ही बहुत बढ़िया थी। देखा आपने, हमारी धनिया ने एक ही बार में सारा हिसाब चुका दिया आपका। नहीं नाजिया, अब तक इस बेचारी पर जितना खर्च नहीं किया उससे 4 गुना ज्यादा पैसे मिले हैं। ये कहकर अकरम ने धनिया को गले से लगा लिया। इसके बाद धनिया हर साल ठीक वैसे ही 2 बकरों को जन्म देने लगी। ऐसा होने पर अब वो बढ़िया दूध भी देने लगी। नाजिया धनिया को बहुत ही प्यार से रखती थी और उसे कोई कमी नहीं होने देती थी। पूरे गांव में धनिया का चर्चा था, यहाँ तक कि लोग उसे जादुई बकरी तक कहने लगे। अकरम हर बार उन बकरों को बहुत ही अच्छे दामों पर बेच देता, जिससे उसकी माली हालत पहले से बहुत बेहतर होने लगी। फिर एक दिन, अस्सलाम वालेकुम अकरम मियाँ, क्या बात है, आपके तो दिन ही बदल गए हैं। जी, वो बस अल्लाह का करम है। ना भाई, झूठ ना बोलो, मैंने सब सुना है। ये तो मेरी बकरी का कमाल है जो मैंने तुम्हें ऐसे ही दे दी थी। अब ऐसा करो, अब मुझे वो बकरी वापस कर दो, मैं उसे पालना चाहता हूँ। अल्लाह का खौफ करो सलीम मियाँ, धनिया दूध नहीं दे सकती थी इसलिए वो आप पर बोझ थी। ये बात क्या हम नहीं जानते? आप तो उसे जंगल में छुड़वाने वाले थे। साफ साफ सुन लीजिए आप, धनिया की कीमत के जो पैसे ले जाने हैं वो शौक से ले जाइए, लेकिन धनिया को यहाँ से ले जाने के बारे में ख्वाब में भी मत सोचना आप। नाजिया शांत रहो, मैं बात करता हूँ, तुम अंदर जाओ। नहीं जी, धनिया आप दोनों के लिए सिर्फ एक बकरी होगी, पर मेरे लिए वो मेरी औलाद है और उससे जुड़ा हर फैसला मेरे हिसाब से ही होगा। इसके बाद अकरम ने नाजिया से कुछ नहीं कहा। सलीम को भी समझ आ गया था कि जो वो सोच कर आया था वो होने वाला नहीं था। अब वो पछताने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकता था। वो अकरम के घर से खाली हाथ लौट गया और नाजिया वापस धनिया के पास जाकर उसे सहलाने लगी।